तो अब लेसन 10 के अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम हल करने के लिए चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ही कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या है। उत्तर 1 है, हम लोग पढ़े भी होंगे। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या है। तो हम लोग जानते होंगे कि अगर हमारे पास दो पिंड है, एक ये पिंड है एक ये पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है एक का द्रव्यमान m2 है और इसका बीच का दूरी क्या है r है। तो सिंपली बात है कि जब भी हम लोग बात जब करेंगे तो कह सकते हैं कि किन दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपका नियतांक आ जाता है जी m1 m2 बट्टा में r²। हम सभी लोग जानते होंगे कि जो कैपिटल जी होता है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो गया कैपिटल जी का मान। r दूरी है और m1 और m2 का है वस्तु का पिंड है। तो पहला उत्तर तो आपका लिखा सकता है, लिखा जाएगा ना। उत्तर नंबर 2 पर आते हैं। तो पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखे किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण का सूत्र लिखिए। अच्छा ये बताओ सब लोग कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि पृथ्वी तथा उसके बीच लगने वाला बल का मान बताइए तो क्या बता सकते हैं। पृथ्वी और इसके बीच लगने वाला जब भी बल की बात करेगा, ये 149 है प्रश्न संख्या, उसी पर का बता रहे हैं, डिवीजन ही करा देते हैं। तो कहाँ का करेगी पृथ्वी तथा उसके ऊपर रखे एक पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र याद है। मान लो ये पृथ्वी है, सब लोग जानते होंगे, और इसकी त्रिज्या क्या है आर है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है यमी, जो पिंड होता है इसका द्रव्यमान क्या है यम। तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जी बराबर कैपिटल यमी स्मॉल यम बटा में आर, ये सूत्र रहा। ये अब तो गुरुत्वाकर्षण बल है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान आपके सामने लिखा गया है 6.67 गुणे 10⁻11। यमी क्या है, यमी है पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसका मान आपको याद होगा 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम होता है। आरी का है पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसका मान 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर होता है। 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर होता है। बोलो कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न के 152 पर चलते हैं। 152 पर एक बार रिवीजन करा देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए नंबर पर। तो क्वेश्चन 152 नंबर पृष्ठ संख्या पर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला के इसमें कह रहा है उत्तर आपको लिखना है। अब प्रश्न यही कह रहा है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, मुक्त पतन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो जब भी बात मुक्त पतन के करेगा तो मैंने बताया था ना कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब कोई भी वस्तु है उस वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं और उस वस्तु के गिरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, आराम से गिर जाता है, कोई उसको बाधा उत्पन्न नहीं होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। याद करो कि जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं और उस वस्तु को गिरने में जब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। थोड़ा सा लिख देते हैं। मुक्त पतन का मतलब स्वतंत्र फ्री फॉल इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि जब
किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तथा उस वस्तु को गिरने में कोई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाधा, नमस्ते, उत्पन्न नहीं होता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। और द्वितीय त्वरण का मतलब होता है कि पढ़े भी तुम लोग थे कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं तथा उस वस्तु में एक सेकेंड में जो वेग वृद्धि होती है, तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल चीज से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। ये एक सदिश राशि होती है। ओके, नोट कर लेना इसको, भुलाना मत कभी भी इसको। जब भी बात मुक्त पतन का कोई भी कहे तो सिंपल कहना कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वस्तु को गिरने में जब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। तो उसको हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ तो मुक्त पतन। गुरुत्वीय त्वरण की बात करता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है कि हम वस्तु को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं और वस्तु में एक सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हालांकि जरूर याद रखना ये एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं उस वस्तु में एक सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल चीज से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी कोई पूछे तुरंत इसको बता सकते हैं। चले आगे बढ़े। अब 153 पर कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। 153 पे एक प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? किसी वस्तु के चंद्रमा व पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना हो जाता है? चले आओ मिटा दो इसको। बता दे। चलिए 153 पर है। तो पहला तो यही प्रश्न कह रहा है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार यानी भार और द्रव्यमान में अंतर। पहला तो यही कह रहा है कि भार और द्रव्यमान में आपको अंतर बताना है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एक तरफ भार लिख लेंगे और एक तरफ द्रव्यमान लिख लेंगे। एक तरफ भार और एक तरफ द्रव्यमान। तो जब बात भार की कहेगा तो हम सभी लोग जानते होंगे कि भार लिख लेना, भार को
भार को अंग्रेजी में वेट कहते हैं, तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। भार को W से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को मास कहते हैं ना, तो द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, भार सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। इसमें तो जानते होंगे कि यह गुड मॉर्निंग अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है। तीसरा कह सकते हैं कि भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसमें कह सकते हैं कि द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर एक समान होता है। एक समान होता है। चौथा कह सकते हैं कि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जी सर। भार का मात्रक न्यूटन होता है। ऐसे में लिख सकते हैं इसका मात्रक किलोग्राम होता है। सब याद होना चाहिए। जब भी पूछे आपसे तो इसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है। कि भार का है, द्रव्यमान का है। देख रहे हैं हम सभी लोग कि जो भार होता है अंग्रेजी में वेट कहते हैं, इसलिए इसको W से प्रदर्शित करते हैं। जो द्रव्यमान होता है उससे मास कहते हैं, तो M से प्रदर्शित करते हैं। भार सदिश राशि होता है, हालांकि द्रव्यमान अदिश राशि होता है। भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, उसका मान बदलता रहता है भार का। जबकि द्रव्यमान जो होता है अलग अलग स्थानों पर एक समान होता है, इसका मान नहीं बदलता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो कोई भी भार और द्रव्यमान में अगर अंतर पूछे तो हम इसको बता सकते हैं। अब आइए इसी में कि सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों हो जाता है? हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे W/m गुणा जी। चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या से कम है, जिसके कारण किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चंद्रमा पर जी का मान 1/6 पृथ्वी पर जी का मान हो जाता है। चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर भार इसके भार का 1/6 गुना हो जाता है। इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, याद भी हो गया होगा तुम लोग को। प्रश्न है कि जब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा भार अगर जितना भी है, लेकिन जब हम लोग चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा भार 1/6 गुना हो जाता है। तो उत्तर में लिख लेते हैं दूसरा के। पहला बात है लिख लेना कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के तुलना में कम है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में 6 गुना कम लगता है, 6 गुना कम लगता है। इसलिए यहाँ भार 1/6 गुना हो जाता है, वहाँ भार 1/6 गुना हो जाता है। तो ये भी बात अवश्य याद रखना कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर हम लोग जाएंगे तो पृथ्वी के तुलना में वहाँ पर द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के तुलना में कम है, जबकि यही कारण है कि जो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के तुलना में 6 गुना कम लगता है। ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 157 पर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस पर भी दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है इस पर कि एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? देखो, बहुत पतला धागा है ना, तो अगर आप उसको हाथ पर लपेट ले और उसको उठाएंगे, इसी पर हाथ पर लपेट लें, तो एक तुम लोग को पहले यहाँ पर बता देते हैं। ये संख्या ये 157 क्वेश्चन है। हम पढ़े होंगे दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। पहला उत्तर की तुलना हम लोग कर रहे हैं और हम जानते होंगे कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इधर समझाते हैं कि जो दाब है, नमस्ते, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा दाब उतना कम रहेगा, क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा दाब उतना कम रहेगा। तो धागा तो बहुत पतला होता है, तो धागा पतला होने का मतलब ये हुआ कि उसका क्षेत्रफल बहुत कम है और दाब अधिक लगेगा। तो बहुत पतला धागा है, उससे अगर किसी वस्तु को बहुत भारी वेग को उठाएंगे तो आपका हाथ क्या होता है, कटने के कगार पा जाता है, माने दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए मतलब आसानी से नहीं उठा पाते। वही मोटा धागा अगर है और उसको बांध दोगे तब आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि उसकी एरिया जब अधिक हो जाएगी, मोटा धागा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, तो दाब कम लगेगा। तो इस चीज़ को लिखते हैं, लिखा दिया गया था, खाली समझ लो, समझे है ना? कि अगर धागा पतला रहेगा तो क्षेत्रफल का रहेगा कम, तो दाब अधिक लगेगा, जिससे हम लोग बैग को नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग धागा मोटा कर लें तो उसका एरिया का होता अधिक हो जाता है, और जब एरिया अधिक हो जाएगा तो वस्तु का आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो इस तरीके से इस सूत्र को बता दोगे। अच्छा चलो, इसको तो लिखाया गया है, खाली समझ लो, लिखा जाएगा। अब एक बात तुम लोग को बताई भी थी, उत्प्लावन बल। कौन बल? उत्प्लावन बल। दूसरा उत्तर में उत्प्लावन बल, इसी को उत्प्लावकता भी कहते हैं। अच्छा, याद है हमने कहा था कि अगर आप बीकर ले लें, इस बीकर में पानी भर दें, एक बीकर ले लें, इसमें पानी भर दें और किसी वस्तु को ऊपर से, मतलब किसी वस्तु की इसके अंदर डालें, तो इस वस्तु पर एक बल कार्य करता है जो ऊपर की दिशा में लगता है, जो वस्तु को डूबने से रोकता है, जो वस्तु को डूबने से क्या करता है, रोकता है। तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। कहा गया कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब आधा डूबा है, या पूर्ण रूप से, पूर्ण का मतलब होता है नीचे चला गया, कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रव में यानी पानी में हम लोग डालते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है जो वस्तु को डूबने से रोकता है। तो इसी बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन। देखो, ऊ का मतलब होता है ऊपर की तरफ, प्लावन का मतलब होता है पवना, यानी पानी में ही लगता है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग क्या किए, पानी है, उस पानी के अंदर डालते हैं, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी जो भी है, तो वस्तु जब उस पानी के अंदर जाता है
तो उस पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु को ऊपर की तरफ लगाता है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। अच्छा, पानी में कोई वस्तु है तो हल्का प्रतीत होता है, बहुत हल्का प्रतीत होता है। देखिएगा पानी के अंदर बाल्टी है तो इधर उधर नचाएंगे आराम से नच जाएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल उस पर लगता है ना, तो उसको ज़्यादा खींचने की माने आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बाल्टी को अगर आप खींचते हैं पानी से बाहर आता है तो देखिएगा पानी का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है। कभी बाल्टी को कुआं में डाल दीजिएगा, रस्सी बांध लीजिएगा और उसको आप देखिएगा उसके अगर अंदर माने पानी अगर जो बाल्टी है पानी के अंदर है तो हल्का प्रतीत होगा, कहीं भी न चालेंगे। लेकिन अगर खींचने में भी आसानी होती है, खूब नीचे लेके जाओ आराम से खींचो, पानी में आराम से आएगा। लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आता है तो आपको ताकत अधिक लगाना पड़ता है, क्योंकि अब पानी के ऊपर उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता। ठीक है ना, ये होता है उत्प्लावन बल। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है कि कोई वस्तु कब तैरती है, कोई वस्तु कब डूब जाती है, या कोई वस्तु डूब करके कैसे तैरती है। देखो जल का घनत्व 1000 होता है। जल का घनत्व कितना होता है? 1000। ये कोई वस्तु है, ये जल है इसमें, ये कोई वस्तु है, ये जल है इसमें, और ये कोई वस्तु है। यानी इस समय ये वस्तु क्या है, ऊपर तैर रहा है। ये वस्तु ऊपर तैर रहा है, देखो पानी नीचे है और वस्तु ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु का घनत्व कम है। कम का मतलब ऐसा चीज लगा देते हैं, ठीक है। और जल का घनत्व अधिक है, जल का घनत्व अधिक है। अब वस्तु डूब करके तैर रहा है, अब इसमें क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। वस्तु अगर डूब जाता है तो लोहा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा। इन सब का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए वस्तु ऊपर क्या हो रहा है? तैर रहा है। कोई वस्तु आपने डाला, जल में आपने डाला और वो वस्तु डूब करके तैर रहा है। कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमने जल में क्या किया? डाला, और वस्तु डूब करके क्या कर रहा है? तैर रहा है। अगर वस्तु डूब करके तैर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का घनत्व बराबर है। और ये उदाहरण में जानते हो क्या होगा? बर्फ होगा। उदाहरण में क्या होगा? बर्फ होगा, क्योंकि बर्फ जो होता है जल से बनता है, इसीलिए डूब करके तब ये क्या होता है? तैरता है। और अगर कोई वस्तु है वो पूर्ण रूप से जल में डूब गया, कोई वस्तु है पूर्ण रूप से जल में कहा गया? डूब गया। अगर पूर्ण रूप से वो जल में डूब जाता है तो डूबने का मतलब ये होता है कि वस्तु डूब करके तब तैरा है, यानी उस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कहा है। तो थोड़ा सा इसको फिगर खाली बना दो जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखो, अब उत्प्लावन बल के बाद आपका पास आता है पृष्ठ संख्या 158। पृष्ठ संख्या 158। 158 पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लो, सब याद हो जाएगा तुम लोग को। कल अभ्यास प्रश्न पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से समझ में आया ना पूरा साइंस। ये सब आने वाला टाइम में आपको बहुत 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 माने योगदान करेगा। 11 में सब आपको मिलेगा। ये सब कंपटीशन में भी जाएंगे, खूब अच्छा आपको नौकरी प्राप्त करना है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 158 है पृष्ठ संख्या। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो आपको मैं थोड़ा सा एक सूत्र बता देता हूँ यहाँ पर कि वास्तविक भार जो होता है वो पहले क्या होता है? जो आपका भार होगा वह प्लस जो उत्प्लावन बल होगा वह वास्तव में आपका वजन अगर 50 किलो है ना, भार आपका 50 किलो है तो वास्तव में उतना नहीं है, 2 किलो अधिक होगा, क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल के कारण कुछ आपके ऊपर भार लगेगा। तो जिसे क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है फर्स्ट में कि एक तूला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। मान लो कोई तूला है और उस तूला पर आपने अपना वजन किया तो 42 किलोग्राम करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होगा या कम होगा? आप कोई तूला पर बैठे और तूला पर आपने वजन किया तो आपका वजन कितना आया? 42 किलोग्राम, यानी आपका भार कितना आया? 42 किलोग्राम। अब इसमें तो उत्प्लावन बल है ना, उत्प्लावन बल तो है, तो जो आपका वास्तव में भार आएगा वो 42 किलोग्राम से अधिक आएगा, क्योंकि ये जा करके उसमें ऐड होगा। और 2 न्यूटन का उत्प्लावन बल लगा था ऊपर से चाहे नीचे से, तो वो बढ़ेगा ना उतना। तो लिख लेना कि उत्तर में कि वास्तव में हमारा भार 42 किलोग्राम से अधिक होगा, 42 किलोग्राम से अधिक होगा। तो पहला के तो उत्तर इसमें देख लिए। अब दूसरा का उत्तर देखते हैं।
अब देखो दूसरा आपसे हमारा प्रश्न ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे पास रुई का एक बोरा तथा लोहे का एक छड़ है। हमारे पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान को दर्शाते हैं, तो वास्तव में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है? बताइए। मान लीजिए कि हमारे पास एक बोरा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका वजन कितना है? 100 किलोग्राम। और एक लोहा के छड़ है, लोहा का छड़ है और इसका भी वजन कितना है? 100 किलोग्राम। ठीक है, दोनों को आप नीचे गिराएंगे। दोनों को आप क्या करेंगे? नीचे गिराएंगे। ये बताइए किसका भार अधिक होगा? किस पर? देखो, ये अगर बोरा आप लेते हैं 100 किलो का, तो इतना बड़ा आपका होगा। बोरा में अगर 100 किलो रुई कसेंगे तो बहुत ज़्यादा है। 100 किलो का मतलब 1 कुंटल, तो ज़्यादा वो एरिया लेगा। जबकि जो आपके पास ये है, कौन है? लोहा के छड़ है, तो इसको जब रखेंगे तो इसका वजन तो बहुत कम होगा। लोहा का छड़ अगर 100 किलो होगा तो इतना वजन होगा। तो जिसकी एरिया ज़्यादा है उसका उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा, माने नीचे से बल उस पर ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसका भार क्या होगा? अधिक होगा। तो कह रहे वास्तव में किसका भार अधिक होगा? किसका होगा? रुई का, बोरा का। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया ना, भार प्लस उत्प्लावन बल। मान लो अगर है तो एरिया कम बा, अगर है बल 2 न्यूटन लगावता तो 100/2 1 से 2 है, लेकिन है तो अधिक लगेगा ना, क्योंकि बोरा भाई अधिक है। तो 5 होगा तो 105। तो लिख लो कि रुई के बोरा का भार अधिक होगा। रुई का बोरा का भार नोट करो। तो सिंपल प्रश्न थे, सब हम लोगों ने लगाया। कोई भी आपसे पूछेगा चीज़